देखो भाई, आज हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू क्या, मैं तो तुम्हें 100% बता दूंगा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। अच्छे से हम लोग देख लेंगे और कल उसका मैटर एक बार जल्दी जल्दी रीड कर लेंगे। समझने का काम आज कर लेते हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। फ्लेक्सिबल हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ये कल तक जो हम पढ़ रहे थे ना, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम था। ओके, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऐसा होता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड किस तरह से होती है, पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी, वहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड हो जाएगा और उसी पॉइंट पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या हो अगर डिमांड और सप्लाई में चेंजेस हो तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ता है, वो भी हमने देख लिया था कि भाई अगर डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन आता है ना। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट तो बढ़ जाती है लेकिन हमारी डोमेस्टिक करेंसी में क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन आ जाता है। और अगर इसका उल्टा करो, डिमांड कम हो जाए या सप्लाई बढ़ जाए तो अप्रिसिएशन हो जाता है। ये कल हम लोगों ने देखा था। कैसे हो जाता है ये हमने चार्ट में देखा था, है ना। कर्व शिफ्ट हो जाता है। अगर डिमांड में चेंज है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, अगर सप्लाई में चेंज है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और जिधर वो शिफ्ट होगा वहां पे वो जो दूसरे कर्व से इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पे आपकी नई रेट डिक्लेयर हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी। और वहां पे आप जब रेट को देखोगे तो पता लग जाएगा कि रेट पहले से बढ़ गई या कम हो गई। तो आप बोल दोगे हैंस प्रूव्ड। देखो, हमने कहा था कि डिमांड के बढ़ने या सप्लाई के कम होने से डेप्रिसिएशन होता है। तो हम इसको प्रूव कर देते थे, वो हमने कल देख लिया। किसी के मन में शंका हो तो लेक्चर्स जाके देख लेना, सब अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब बेटा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जरा सब लोग बहुत ध्यान से देखना। नाम से कुछ कुछ हमें पता लग जाता है बेटा। क्या पता लगता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कि यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या रहती है, फिक्स रहती है। अच्छा, फिक्स करता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, जो हमारा आरबीआई है। ये रेट फिक्स कर देते हैं, झंझट पालना ही नहीं। हम सबके पिताजी, हमको सब पता है क्या रेट होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, हम फिक्स कर देंगे रेट इतनी। मार्केट फोर्सेस को ध्यान में रखे बिना जब गवर्नमेंट रेट फिक्स कर दे तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन बेटा मुझे आंसर दो, गवर्नमेंट फिक्स तो कर देगी, लेकिन क्या गवर्नमेंट की फिक्स करने का मतलब ये है क्या कि वो मार्केट की जो फोर्सेस है डिमांड सप्लाई की, वो गायब हो गई अचानक से? वो एग्जिस्टेंस में रहती है ना, यस और नो? यस। वो तो यस अपना सर। असर डालेगी ही डालेगी। अगर आप अपनी तरफ से, जैसे देखो, अगर गवर्नमेंट ने मान लो कि अभी डिमांड सप्लाई को देखते हुए आलू के जो भाव है मार्केट में वो 30 रुपीज केजी हो, लेकिन गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया भाई हम तो 20 रुपए फिक्स कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा वो अभी हम देखेंगे बेटा। जरा सभी लोग ध्यान से देखना, मैं तुम्हें बहुत बड़े दो कॉन्सेप्ट यही हैंड टू हैंड क्लियर कर दूंगा, हाथों हाथ। ये देखो, ये हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ओके, ये ऐसा करते हैं ना, ग्राफ तो हमारे पास बना हुआ है ना पहले का, वहीं पे हम लोग चल चलते हैं, बेटर रहेगा। ये ग्राफ अपना था ये रहा। ऊपर लिखा हुआ मैटर मत पढ़ना, तुम तो ये देखना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। नियम तो यही बोलता है, और जो हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ के आए हैं और जो चलता भी है वो यही सिस्टम है कि जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर होती है वहीं एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाती है। होता यही है। जैसे मान लो यहाँ पे एक्सचेंज रेट थी $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा हम तो बनेंगे नेता और हम कर देंगे या तो रेट को ज्यादा या रेट को कम अपने अकॉर्डिंग, भाड़ में जाए डिमांड सप्लाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इमेजिन करो कि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो रेट रखी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने जो रेट रखी है वो है $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से कि इसकी वजह से क्या होगा। जब गवर्नमेंट ने R1 रेट रख दी है $1 इक्वल्स टू 80,
तो अब जरा तुम ध्यान से देखोगे और इसको तुम ड्रॉ करोगे तो बेटा ये डिमांड और सप्लाई का जो कर्व है उस पे ये क्या असर डालता है, जरा देखो मुझे बताओ कि डिमांड क्या हो गई रेट के बढ़ने से, कम हो गई, और सप्लाई क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जब गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से क्या कर दिया है, रेट को फिक्स कर दिया है, और वो फिक्स किया है ज्यादा, अभी हम केस पढ़ रहे हैं ज्यादा वाला, कि रेट फिक्स कर दिए ज्यादा पे, 70 रुपए से कर दिया 80 रुपए, है ना, कि भाई अब $1 आएगा 80 रुपए में। तो उसकी वजह से असर क्या पड़ा, जब आपने लाइन को ड्रॉ किया तो डिमांड कर्व जहां पे कट हुआ वहां पे तुमने देखा तो अरे सर ये तो डिमांड कम हो गई, और जब सप्लाई देखा तो सप्लाई बढ़ गई। बेटा इस सिचुएशन को हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई। और याद रखना इसका मतलब क्या है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक्सेस सप्लाई का मतलब ये है गवर्नमेंट ने भले ही रेट फिक्स कर दी 80 रुपीज, लेकिन ये जो 80 रुपीज रेट फिक्स की गई है ये मार्केट पे पता है क्या असर डालेगी, मार्केट पे अब ये असर डालेगी कि डिमांड तो हो जाएगी कम, सप्लाई हो जाएगी ज्यादा, और जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो गवर्नमेंट को अब अपने लेवल पे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा सप्लाई है ना, तो मार्केट से खींच करके फॉरेन करेंसी निकाल लेगी, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका लगाएगी, कुछ परचेजिंग कर लेगी, कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि मार्केट से वो खींच के निकाल ले, और इसी 80 रुपीज को वो इक्विलिब्रियम बना दे। बात समझ में आ गई, इसी 80 रुपीज को वो क्या बना दे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दे। ऐसा कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, और सब लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से रेट फिक्स कर दो और आप मार्केट फोर्सेस को इग्नोर भी कर दो। अगर आपने रेट फिक्स ज्यादा की है तो ये असर क्या डालेगी कि आपकी सप्लाई तो हो गई ज्यादा और डिमांड हो गई कम। तो भाई इस सिचुएशन को कंट्रोल करो ना फिर, वरना ये तो आपके यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी मार्केट में। तो गवर्नमेंट इस एक्सेस सप्लाई को कंट्रोल कैसे करेगी, कि मार्केट से फॉरेन करेंसी को खींच करके बाहर निकाल लेगी। ये तो सिचुएशन 1 होगी। सिचुएशन 2, मान लो गवर्नमेंट को रेट फिक्स करनी है और वो करनी है कम पे। गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दी है, ये R2 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ये कर दी है $1 पहले था 70 रुपए का ना, तो अब कर दिया गवर्नमेंट ने $1 60 रुपीज का। अब मुझे बताओ इसकी वजह से डिमांड सप्लाई पे क्या असर होगा। इसकी वजह से बेटा आपकी जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। मतलब गवर्नमेंट ने रेट कम कर दी, और रेट कम करने का असर क्या है तुम सबको पता है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस सिचुएशन को गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट क्या करेगी फिर इस सिचुएशन को, गवर्नमेंट फिर फॉरेन करेंसी खरीद के लाएगी अपने लेवल पे और मार्केट में लाके छोड़ेगी, तब जाके इस एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जाएगा और पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें यह बताया है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है। वो फिक्स दो हो सकता है, या तो इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा फिक्स करेगी गवर्नमेंट, या इक्विलिब्रियम रेट से कम करेगी। अगर इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा फिक्स करती है तो बेटा याद रखिए इस सिचुएशन में क्या जनरेट हो जाती है, एक्सेस सप्लाई जनरेट हो जाती है। और एक्सेस सप्लाई का मतलब है मार्केट में फॉरेन करेंसी अब ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट उसको क्या करे, मार्केट से खींच करके निकाले, कुछ ना कुछ ऐसा करे, कुछ परचेजिंग करे, कुछ ना कुछ तो करे जिससे वो सप्लाई कम हो जाए। ओके, और दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट अगर फिक्स करती है कम पे, तो जब गवर्नमेंट फिक्स करती है कम पे तो इसका असर क्या होता है कि डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, तो इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। और एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट फिर उसको पूरा करने की कोशिश करेगी, और गवर्नमेंट अपने लेवल पे क्या करेगी, फॉरेन करेंसी बाहर से परचेस करके लाएगी और मार्केट में लाके छोड़ेगी और मार्केट को स्टेबल करेगी। अब तुम बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, फ्लेक्सिबल अच्छा था इससे, तो बेटा फ्लेक्सिबल में अनसर्टेनिटी थी, फ्लेक्सिबल में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं पर भी डिसाइड हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो जाए, हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत कम हो जाए। और तुम लोग ये बात जानते हो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो जाए इसका मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई बहुत ज्यादा, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत कम हो जाए तो मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ गई। हमने पढ़ा है डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ये कभी भी अच्छे नहीं होते।
तो फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत पहले 1920s के टाइम पे ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चला करता था, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये सिस्टम पहले चलता था, और ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसके दो एस्पेक्ट है, मैंने तुम्हें सबको बता दिया है, सब लोग याद रखें। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इससे बेटा स्टेबिलिटी रहती है। गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन पब्लिक परेशान नहीं होगी। एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे? अगर एक्सेस सप्लाई होती है तो गवर्नमेंट मनी को खींच के बाहर निकाले, और अगर एक्सेस डिमांड होती है तो गवर्नमेंट और परचेज करके अपने लेवल पे लाए फॉरेन करेंसी को और मार्केट में डाले। ये गवर्नमेंट की हेडेक है, ये जनता की हेडेक नहीं है। लेकिन इससे अच्छी बात क्या होती है कि इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल रहती है, ये अच्छी बात होती है। फ्लक्चुएशंस नहीं होते और आपके मनी की वैल्यू बनी रहती है। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये अनसर्टेनिटी होती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये फिक्स वाला फंडा थोड़ा थोड़ा समझ में आया जो मैंने बताया? अब मैं दो टर्म्स पे आ रहा हूँ, फटाफट बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, अब सभी लोग ध्यान से देखना बेटा, ये जो दो सिचुएशन मैंने आपको बताई, दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? कि ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ये सेट की जाए, एक मिनट, ये सेट की जाए हायर देन इक्विलिब्रियम रेट, या तो इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा सेट की जाए, और दूसरा होगा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट सेट करे लोअर देन इक्विलिब्रियम रेट, इक्विलिब्रियम रेट से लोअर सेट करे, या तो ज्यादा सेट कर दे या लोअर सेट कर दे, दो सिचुएशन हो सकती है। और बेटा यहीं से दो टर्म्स निकल के आती है एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, और वो है, पहले हम समझते हैं ज्यादा वाली, कि अगर गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम रेट जो हमारी है उससे ज्यादा पे अगर रेट फिक्स कर दे तो इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और अगर कम पे फिक्स करती है तो कम पे फिक्स करने का मतलब इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। ये तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो आपने वही तो बताया था, डेप्रीसिएशन भी तो यही होता था और एप्रिसिएशन भी तो यही होता था। बेटा डेप्रीसिएशन और एप्रिसिएशन में जो चेंजेस होते थे ना, वो कौन करता था? मुझे आंसर दो, तुम्हें पता है वहां पे चेंजेस कैसे होते थे, किसकी वजह से होते थे? Demand और supply. वेरी गुड, Demand और डिमांड supply. सप्लाई की जो ऑटोमेटिक फोर्सेस काम कर रही है ना मार्केट में, उसकी वजह से अगर रेट बढ़ जाए पहले से या कम हो जाए तो उसको डेप्रीसिएशन या एप्रिसिएशन बोलते थे। यहां पे तो जानबूझ के डेलिबरेटली गवर्नमेंट ने रेट फिक्स की है, और अगर जानबूझ के अपने करेंसी की वैल्यू को कम किया जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है? वैल्यू कम करना होता है ना, यस और नो? रेट बढ़ाने का मतलब क्या है? वैल्यू कम करना, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो उसको कहेंगे हम डीवैल्यूएशन, कि आपने डीवैल्यू कर दिया अपनी करेंसी को, डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट जानबूझ के करती है सब। और अगर रेट कम पे सेट कर दी जाए तो इसको कहते हैं बच्चों रीवैल्यूएशन, मतलब आपने अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दिया है, आपने अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दिया है। याद रखें, डीवैल्यूएशन इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन इज डिफरेंट फ्रॉम एप्रिसिएशन। How devaluation is different? Because devaluation occurs, this is not by automatic forces, ये गवर्नमेंट कर रही है, दिस इज डन डेलिबरेटली बाय गवर्नमेंट। लेकिन बेटा जो डेप्रिसिएशन था वो ऑटोमेटिकली होता था, डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से होता था। ये जो डीवैल्यूएशन है ये जानबूझ के किया जा रहा है, गवर्नमेंट करती है ये, कि भाई इक्विलिब्रियम रेट से हम ज्यादा रेट पे करेंसी को सेट कर देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ा देते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को जानबूझ के बढ़ाना, हिंदी में याद रख लो सब लोग, अभी फॉरेन एक्सचेंज रेट को जानबूझ के बढ़ा देना उसको तो क्या कहते हैं? डीवैल्यूएशन। और फॉरेन एक्सचेंज रेट को जानबूझ के कम कर देना इसको क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन कहते हैं। ओके, जो हमने फ्लेक्सिबल में पढ़ा था डेप्रीसिएशन और एप्रिसिएशन, वो भी यही था, वहां भी वैल्यू कम ज्यादा होती थी, लेकिन वहां पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम ज्यादा हो रही थी वो होती थी बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां पे तो मार्केट फोर्सेस आपको पता है, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने जानबूझ के रेट को कम या ज्यादा पे सेट किया।
और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे हैंडल कर लेगी। एक्सेस डिमांड को भी हैंडल कर लेगी, एक्सेस सप्लाई को भी हैंडल कर लेगी। या तो एक्सेस मनी मार्केट में लाके लगा देगी या एक्सेस मनी मार्केट से निकाल लेगी। बोलो भाई, क्या फंडा समझ में आया तुमको? यस और नो? Yes, sir. Yes. ये मैंने बोल के Yes, तुम्हें इतनी sir. डिफिकल्ट चीज समझा दी, सिर्फ बोल के। अब बेटा ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ना, ये चला कैसे करता था पहले मैं तुम्हें बताऊं। इसके भी दो सिस्टम है, देख ही लेते, चलो देख रहे तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में आज, लेकिन बस थोड़ा देख लो। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, पहली बात तो ये याद रखें, हिस्ट्री में ये ज्यादा चला नहीं है, बहुत पहले चलता था, 1920s के टाइम की बात है, तब चलता था, है ना। ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, ये भी दो तरह से चला करता था, दो सिस्टम में ये काम करता था। पहले का नाम था, मुझे नाम क्लिक नहीं कर रहा है, गोल्ड सिस्टम ऐसे कुछ करके नाम था, गोल्ड, अभी देखता हूं, चलो एक मिनट बुक में चेक करते हैं। और सेकंड का नाम था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। पहला था गोल्ड सिस्टम और दूसरा था ब्रेटन वुड्स सिस्टम, है ना। एग्जैक्टली नाम क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। गोल्ड सिस्टम या गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम क्या था, वन सेकेंड, लेट मी चेक। जुबान से निकल जाता है कभी कभी, ये नाम आ ही नहीं पाता। गोल्ड स्टैंडर्ड, बिल्कुल बिल्कुल, गोल्ड स्टैंडर्ड, ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अब ये क्या है भाई गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, मैं तुम्हें बताता हूं। है तो ये भी फिक्स, है तो ये भी फिक्स। गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे अपनी फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है, लेकिन फिक्स किसके कंपैरिजन में? बेटा ये बहुत पहले चला करता था, याद रखें। जैसे अभी तुम लोग देखते हो, अभी क्या देखते हैं हम लोग, कि रुपए का कंपैरिजन हम किससे करते हैं बताओ? डॉलर से करते हैं, है ना। डॉलर एक जनरल ऐसी करेंसी है जिससे हर कंट्री क्या करती है, अपनी करेंसी को कंपेयर करती है, या उसी के कंपैरिजन में अपनी एक्सचेंज रेट बताती है कि भाई डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया इतना। या कोई दूसरी करेंसी भी होगी, जापान की भी होगी, तो क्या बोलेगी, डॉलर के मुकाबले हमारा येन इतना। अगर श्रीलंका वाले बोलेंगे तो बोलेंगे श्रीलंका का रुपया होता है कि डॉलर के मुकाबले हमारा श्रीलंका का रुपया इतना। वो हर चीज डॉलर कंपैरिजन में होती है। इस वर्ल्ड में हर करेंसी को एक कॉमन स्टैंडर्ड बना रखा है डॉलर, तो डॉलर के मुकाबले में हम लोग बोलते हैं। लेकिन पहले डॉलर नहीं हुआ करता था। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हर करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में कहा जाता था। जैसे यूएस वाले क्या बोलते थे कि हमारा जो $1 है वो है भाई 2 ग्राम गोल्ड के बराबर, है ना। और जैसे हम बोले भाई हमारा 1 रुपया जो है, हमारा जो 1 रुपया है वो है मान लो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर। इस तरह से पहले बताया जाता था, है ना। और अगर आपको किसी दो कंट्रीज की रेट को कंपेयर करना है तो आप कैसे करोगे कि भाई हमारा इंडिया का जो 1 रुपया है वो कितने डॉलर्स के बराबर है, या फिर $1 जो है वो कितने रुपए के बराबर है। अब तुम खुद देख लो, $1 में 2 ग्राम सोना आता था, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। $1 में 2 ग्राम सोना और 1 रुपए में 1 ग्राम, तो $1 कितने रुपए के बराबर हो गया? 2 रुपए के बराबर हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। $1 आपके 2 रुपए के बराबर हो गया, ये हो गई भाई आपकी एक्सचेंज रेट फिक्स हो गई। पहले ऐसे चला करता था कि हर कंट्री अपनी करेंसी को किसके कंपैरिजन में बोलती थी? कुछ डॉलर की कुछ गोल्ड की क्वांटिटी के कंपैरिजन में बोलती थी कि भाई हमारी करेंसी इतने गोल्ड के बराबर है। इसको कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ओके। और बेटा ये 1930s 35 तक चलता था, ज्यादा लंबा ये नहीं चला, ये सिस्टम ऐसा ज्यादा लंबा नहीं चला, ओके। उसके बाद आया भाई ब्रेटन वुड सिस्टम। ये ब्रेटन वुड सिस्टम क्या होता है? ये ब्रेटन वुड सिस्टम ये था, ये ब्रेटन वुड एक जगह का नाम है जहां पे यूनाइटेड नेशंस तो नहीं बोलेंगे, उस टाइम एक काउंसिल हुआ करती थी जिसकी क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। और वहां पे ये अरेंजमेंट हुआ था कि अब से एक्सचेंज रेट सिस्टम कुछ इस तरह का होगा जो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। तो नाम क्या रख दिया इसका? ब्रेटन वुड सिस्टम नाम रख दिया, ओके। अब यहाँ पे ब्रेटन वुड सिस्टम में क्या डिक्लेयर हुआ मैं तुम्हें बताऊं। ब्रेटन वुड सिस्टम में डिक्लेयर हुआ कि हर कंट्री अपनी जो करेंसी है उसको हमेशा बोलेगी डॉलर के कंपैरिजन में। हर कंट्री
अपने जो करेंसी है उसको हमेशा बोलेगी डॉलर की कंपैरिजन में। ओके, जैसे इंडिया अपनी करेंसी बोलेगा डॉलर कंपैरिजन में इतना, जैसे श्रीलंका बोलेगा कि भाई इतना, स्विट्जरलैंड बोलेगा इतना, जापान बोलेगा इतना, चाइना बोलेगा इतना। हर कंट्री अपनी करेंसी को डॉलर के कंपैरिजन में बोलेगी और डॉलर के कंपैरिजन में ही फिक्स करेगी। लेकिन खुद डॉलर किससे सेट होगा? तो बेटा वो डॉलर गोल्ड से सेट होगा। मतलब इसमें यह है कि डॉलर सेट होगा गोल्ड से और बाकी सब करेंसीज जो हैं वो सेट होगी डॉलर से। ये कहलाता है ब्रेटन वुड सिस्टम, जो आपके 1940s में करीब चलता था, मतलब तब स्टार्ट हुआ था ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो ये ब्रेटन वुड सिस्टम था, दोनों में ही एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाता था। दोनों फिक्स के हैं, याद रखो, गोल्ड स्टैंडर्ड भी ब्रेटन वुड्स भी। डिटेल इसकी हम कल पढ़ेंगे, नोट्स में बना लूंगा, तब आपको एक एक चीज बेटा यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगी, ईयर वगैरह सब में जनरल नॉलेज की बातें दे दूंगा। क्योंकि अब देखो, अब एक चैलेंज हमारे सामने है ऑब्जेक्टिव पेपर का, तो हम एक एक छोटे छोटे पॉइंट को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, हम किसी को छोड़ नहीं सकते, है ना। जो प्रॉब्लम्स तुम अभी फेस करते हो ना ऑब्जेक्टिव पेपर में, वही प्रॉब्लम्स तुम वहां भी फेस करोगे। इसलिए ध्यान से पढ़ लो और एक एक छोटे छोटे पॉइंट को अच्छे से पढ़ लो, कहीं कुछ रह ना जाए, है ना। तो बेटा हम लोग यहाँ अभी क्या देख चुके हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है ये दो तरह से काम करता था। या तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चला करता था पहले, या फिर ब्रेटन वुड सिस्टम चला करता था, है ना। अच्छा मुझे बताओ, क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया ये जो मैंने समझाया? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके, ये लो तुम्हारा ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरा हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब बचता है हमारा लास्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग, है ना। और अब मैं जरा एक बार बेटा एस्टिमेट कर लेते हैं चैप्टर अपना पूरा कब हो रहा है। अच्छा केशव ने हैंड रेज किया है, बोलो बेटा केशव क्या बोल रहे हो? सर कंपेयर डॉलर से क्यों करते हैं, दूसरी करेंसी क्यों नहीं? बेटा ये सबका कॉमनली डिसाइडेड है, कॉमनली डिसाइडेड है ऐसा, है ना। इसमें हम कुछ नहीं, रीजन नहीं बोल सकते, क्योंकि यूएसए काफी डेवलप्ड कंट्री है। और देखो, जो कंट्री इतनी ज्यादा डेवलप्ड है और जिसके वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंट्रीज से बिजनेस रिलेशन है, तो ये माना जाता है कि डॉलर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है कभी। ऐसा माना जाता है कि डॉलर कभी भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, डॉलर एक स्टेबल करेंसी है। तो इसीलिए सब कंट्रीज उसी को बेस मानते हुए अपनी एक्सचेंज रेट को बोलते हैं, है ना। अच्छा माना जाता है डॉलर, तो इसलिए ये रीजन है इसका। ओके ओके सर। और किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एनी डाउट? नहीं है? बड़े समझदार बच्चे हो यार, सब आ गया तुम्हें समझ में, क्या बात है। चलो बड़ी अच्छी बात है, सबको आ गया समझ में। अच्छा ये जरा बात तो करूं मैं यार, ये कभी कभी दिखने वाले लोग, खैर वैसे क्लास में तो आता है, बस ये टेस्ट ही नहीं देता। तुषार माइक ऑन कर दो बेटा अपना। यस सर। बेटा एक भी टेस्ट दिया तूने आज तक? बोल, कॉमन नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, नॉर्मली पूछ रहा हूँ। कल दूंगा ना। अरे क्या बात है, मैं तो पूछ रहा था आज तक दिया नहीं दिया, तुम तो पहले डिक्लेयर कर दिया कल दूंगा। चलो भाई ध्यान रखना सब लोग, तुषार ने बोल दिया कल टेस्ट देगा ये, है ना। और टेस्ट नहीं देगा तो फिर मैं फाइन ले लूंगा इससे 250 का। वैसे लेना तो मेरे को तेरे से 500 रुपए है, तूने पिछले 2 टेस्ट भी नहीं दिए और तूने बताया भी नहीं मेरे को, इसे टेस्ट नहीं दूंगा मैं। और तुषार की तो बात हो गई, क्लास में चलो ये आ जाता है, लेकिन तुषार तू बोलता नहीं क्लास में यार। बेटा समझ में आती चीजें तेरे को जो पढ़ा रहा हूँ? यस सर। ओके सर आप भी तो जब ऑफलाइन आया आप बोलते कि बहुत ज्यादा बोलता है, अभी बेचारे ने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया कि नहीं यार अरे सर तो बोलते हैं थोड़ा यही तो समस्या है, ज्यादा बोलने वाले से हमेशा एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है यार तो बोलेगा, और जब वो नहीं बोलता तो बड़ा अजीब लगता है फिर, ये तो दिक्कत है। सर को टेंशन होगी बात। टेंशन तो नहीं हुई यार, देखो टेंशन मुझे सबकी होती है, तुम्हारी, तुम सब अपने स्टूडेंट हो और क्या है, तुम लोगों से इतना अपनापन अब हो गया। और नवंबर में पेपर है तुम्हारे, है ना, तो अब तो थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी ना, मेरे को भी करनी पड़ेगी, तुम्हें भी करनी पड़ेगी, है ना। आजकल में सुनने में आ रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में तुम्हारा सिलेबस भी आ रहा है ना। तो सिलेबस एक बार आ जाए हाँ सर। तो हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे बढ़िया मजे में।
और उसको हम पहले सर। हम वो, हाँ भाई बोल आयुष। सर मेरे पास आरबीएससी सिलेबस आया है सर मेरे स्कूल से सर। बेटा तुम्हारे कुछ नहीं ऑब्जेक्टिव का, शायद मेरे ख्याल से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम नहीं है आयुष। स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं हो रहा है ना, ये हो रहा है कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई में, है ना। आयुष एक काम कर ले तू यार, आयुष एक काम कर ले तू यार, पता नहीं ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होता है नहीं होता, मेरे को ऐसा कभी केस पड़ा नहीं, अपना बोर्ड चेंज कर सकते हो क्या? सीबीएसई में आ जाओ, पढ़ते तुम सीबीएसई में ही हो। सर पता नहीं है मुझे सर, अभी तक ऐसा कुछ हो सकता है नहीं हो सकता सर। तो बेटा ट्राई कर लो, क्योंकि देखो तुम पढ़ पूरा वही सर रहे आई हो। डोंट थिंक अब हो पाएगा। अब मुझे भी नहीं लगता, लेकिन पता नहीं, ऐसा सुना तो था मैंने शायद। सर एक्चुअली मैं हमेशा से सर सीबीएसई नहीं था, बट लास्ट ईयर सर ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से मुझे एडमिशन तुमने आरबीएसई स्कूल में ले ली, समझ गया मैं, समझ गया। हाँ सिर्फ 11th क्लास पढ़ी, नहीं तो सर मैं हमेशा से इमैनुअल में था सर। हाँ सर ने बताया भी था मेरे को। ओके, कोई बात नहीं यार, देखो बस लास्ट ईयर सर इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से मैं चेंज हुआ था, बस नियर बाय स्कूल था, मैं चेंज हो गया, उस स्कूल में चला गया सर। ओके, कोई बात नहीं यार, और कोई बात वैसे नहीं। भी सर सीबीएसई वालों के साथ तो एक्सपेरिमेंट ही हो